तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के 19वें एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाली एक लड़की की, जिसकी शादी के दिन ही उसकी लाश दीवार में चिनी हुई मिली। जी हाँ, क्या है हकीकत, आइए जानते हैं। आइए करते हैं कहानी की शुरुआत। शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी सपोर्ट देता है। आइए करते हैं कहानी की शुरुआत। ये कहानी है 24 वर्षीय एनी ली की, जो कि कैलिफोर्निया में रहा करती थी। पढ़ने लिखने में काफी होशियार, पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी कि उसके स्कूल में उसको सेकंड आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता था। बड़ी होकर वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी। इसलिए वो सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए स्कॉलरशिप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचर्स में दाखिला लेती है। अब यूनिवर्सिटी में एनी ली ने दाखिला ले लिया। अब दाखिला लेने के बाद उसकी मुलाकात जॉनथन विदोस्की से होती है और जॉनथन विदोस्की और एनी ली काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त बनने के बाद उनके बीच में आपस में अच्छी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और प्यार करने के बाद दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं और शादी की डेट फिक्स हो जाती है 13 सितंबर 2009। पर ऐसा क्या हुआ कि एनी के माँ बाप को जिस दिन शादी में पहुंचना था उस दिन एनी के फ्यूनरल में जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद एनी ली और जोनाथन दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका करियर भी था। अब करियर के लिए पढ़ाई करनी जरूरी थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेंगे। तो जोनाथन जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेता है और जो एनी ली थी वो येल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेती है। अब येल यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उसमें खुद का एक पुलिस स्टेशन है और खुद का पुलिस स्टेशन में इतनी पुलिस है कि वो रैकी करने के लिए उन पे 4 से 5 गाड़ियां तक मौजूद है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब दिन आता है 7 सितंबर 2009, यानी एनी की शादी से 6 दिन पहले। वो अपनी एक दोस्त से बात करती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने शायद शादी का डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो उसकी दोस्त उसको समझाती है कि शादी से पहले ये सब नॉर्मल होता है, एंजाइटी जैसा फील होता है, पर ये सब कुछ नॉर्मल है। और फोन कट जाता है। अब दिन आता है 8 सितंबर 2009, यानी शादी के 5 दिन पहले। सुबह जल्दी एनीली जल्दी सुबह उठती है और यूनिवर्सिटी 8 बजे पहुंच जाती है। 8 से लेकर 10 बजे तक यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस में काम करती है और अपने ऑफिस में काम करने के बाद 10 बजे वो यूनिवर्सिटी की दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है, जहां पर उसकी रिसर्च लैब थी। रिसर्च लैब जो थी वो बेसमेंट पे थी, जिसका कमरा नंबर था G3। माफी चाहूंगा, कमरा नंबर G13। अब रात के 10 बज जाते हैं, एनिली अपने हॉस्टल पहुंचती नहीं है, तो रूममेट्स काफी परेशान होती हैं। तो रूममेट्स उसको बार बार फोन करती है, लेकिन एनिली जी का फोन लग रहा होता है लेकिन फोन उठता नहीं है। इसी दौरान बात को होते होते 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं और रूममेट्स काफी परेशान हो जाते हैं, तो पुलिस को कंप्लेन कर दी जाती है। अब पुलिस आती है, एनिली की सर्च में जुट जाती है। उसके बाद पूरे कैंपस में छानबीन करती है, पता करती है कि किसी यार दोस्त के पास तो वो नहीं गई, लेकिन पता लगता है कि एनिली का कोई पता लगता नहीं है। अब पुलिस लैब में जाती है G13 की, तो वहां देखकर उसको एक हैरान करने वाली चीजें दिखाई देती हैं। वहां पर एनिली का पर्स, पैसे और एनिली का मोबाइल सब वहीं पुलिस को मिलता है। अब पुलिस और दुविधा में पड़ जाती है कि अगर एनिली प्लानिंग से कहीं गई होती तो कम से कम अपना सामान तो लेकर गई होती। अब ऐसा लगता है कि वो विदाउट प्लानिंग कहीं गई है या किसी ने उसको, अब वो कहाँ गई पुलिस को भी थोड़ा सा डर सता रहा था। अब पुलिस G13 में एक टेक्नीशियन के पास जाती है, जो G13 में एक लैब टेक्नीशियन काम करता था, जो एनी ली के साथ ही काम करता था। उसका नाम था रेमंड क्लार्क, जो वहाँ सफाई भी करता था और एक लैब टेक्नीशियन का की ट्रेनिंग भी ले रहा था। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या आपने एनिली को देखा है। तो उसने बताया कि जब फायर अलार्म बजा था तो एनिली बाहर की तरफ गई थी, उसके बाद से तो मैंने भी उसको देखा नहीं। अब येल यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्ट का सवाल था। उनकी यूनिवर्सिटी से एक लड़की गायब थी और वो यूनिवर्सिटी में ही है इस समय, क्योंकि इसका क्लू पुलिस को मिल चुका था सीसीटीवी इमेज देख के, क्योंकि उसके एंट्री करने की इमेज है, बाहर जाने की नहीं। तो पुलिस $10,000 का इनाम रख देती है, कहती है जो एनिली के बारे में खबर देगा उसको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस कोना कोना यूनिवर्सिटी का छान मारती है, कमरा कमरा छान मारती है, लेकिन एनिली का कोई पता नहीं लगता। अब 3 दिन बाद पुलिस को
G13 की बेसमेंट की छत से खून में लथपथ एक शर्ट मिलती है, ग्रीन कलर की शर्ट। और पुलिस पाती है कि ये वही शर्ट थी जब एनिली को सीसीटीवी में कैप्चर किया गया था जब वो एंट्री कर रही थी रिसर्च बिल्डिंग में। अब G13 के बगल में एक कमरा और था, G22। पुलिस को वहां से भी खून के कुछ धब्बे मिले, यानी खून के कुछ निशान मिले और केमिकल की कुछ अजीब सी महक आ रही थी। अब पुलिस सर्चिंग डॉग्स को लेकर आती है और सर्चिंग डॉग्स की मदद से G22 में पुलिस को एक नेकलेस का मोती मिलता है, जो नेकलेस उस दिन एनिली ने पहना हुआ था। अब दिन आता है 13 सितंबर 2009, यानी एनिली की शादी वाला दिन। ये वही दिन था जिस दिन एनिली जॉनथन विडोस्की के साथ शादी करने वाली थी। अब डॉग की मदद से पुलिस को लॉकर रूम के सामने एक दीवार का ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा इट मीन्स आप कहें कि एक आउटलेट था, वहां पर एनिली की बॉडी धसी हुई मिली दीवार में, यानी बहुत ही टूटी फूटी हालत में वो बॉडी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जबरदस्ती बॉडी को तोड़ मरोड़ के दीवार में ठूसने की कोशिश करी है। और वहां पर बगल में ही पुलिस को एक बॉडी के साथ ही एक ग्लव्स मिलता है और उस ग्लव्स पर लिखा था RC, यानी अब पुलिस को का पूरा डाउट रेमंड क्लार्क पे जाता है, जो वहां पर सफाई करता था और लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लेता था। अब पुलिस रेमंड क्लार्क को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करती है। अब इसी बीच बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और रेमंड क्लार्क से पूछताछ होती है और रेमंड क्लार्क का भी DNA सैंपल जो है लैब में भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि एनिली की मौत गला घुटने से की गई है, यानी दम घुटने से उसकी मौत हुई है। और उसकी बॉडी के जगह जगह पे जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं हड्डी के, कोहनी पे, घुटनों पे, गले पर, कंधे पर, सारी जगह से हड्डियां टूटी हुई थी, यानी उसको जबरदस्ती जैसे किसी हथौड़े से मार मार के उस हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करी गई थी। अब जो माफी चाहूंगा, रेमंड क्लार्क का जो DNA था वो एनिली की बॉडी के ऊपर जो दूसरा DNA मिला था उससे मैच करा जाता है और ये मैच 100% मैच कर जाता है और रेमंड क्लार्क को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस का डाउट रेमंड क्लार्क पर बहुत पहले से भी था, क्योंकि रेमंड क्लार्क जब नीचे जब भी पुलिस लैब में जाती G13 में एनिली को ढूंढने, तो रेमंड क्लार्क वहाँ सफाई करता रहता। पुलिस देखती कि यहाँ सफाई पहले से ही लैब इतना साफ है फिर भी सफाई करता चला जा रहा है और उसके चेहरे पर जगह जगह स्क्रैचेस के निशान थे। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये स्क्रैचेस के निशान तुम्हारे चेहरे पर कहाँ से आए, तो उसने कहा मेरे घर में एक बिल्ली है जिसके पंजों से मेरे चेहरे पे ये स्क्रैचेस लग गए। और पुलिस का डाउट वहीं से रेमंड क्लार्क पर था और पुलिस उसकी रैकी काफी दिनों से कर रही थी। अब पुलिस रेमंड क्लार्क को कोर्ट में पेश करती है और 200 से ज्यादा सबूत पेश करती है पुलिस कोर्ट के सामने कि इसी ने एनिली का कत्ल किया है। अब पुलिस ने जब रेमंड क्लार्क से पूछताछ करी थी कि रीजन पूछा गया था कि रीजन किस लिए आपने एनिली को मारा, तो उसने इंटेरोगेशन में कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रीजन ये था कि वो एनिली से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब उसको पता चला कि एनिली 13 सितंबर 2009 को जॉनथन से शादी करने वाली है, तो उसको बहुत जेलेसी फील हुई और इस जेलेसी के चलते उसने एनिली को इतनी बेरहम मौत दी। अब कोर्ट में उसका गुनाह जो था वो साबित हो चुका था। कोर्ट ने उसको 40 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी एनिली की कहानी, जो जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उसकी बॉडी मिली, वो भी दीवार में इस हालत में। तो जो आप एनिली के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की स्टोरियाँ मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मुझे संजीव को इस कहानी के एपिसोड सच्ची कहानी के एपिसोड से विदा दीजिएगा। नमस्कार।